जय हिंद साथियों, मैं हूँ राय। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल राय ऑनलाइन एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने आपका पॉलिटी शाम को पढ़ाए थे। आज हम लोग कई दिनों से आपका हिस्ट्री नहीं हो रहा था, तो इसलिए आज हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। और कल से है ना, आपका जो भी आपका शेड्यूल है हिस्ट्री, इसलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हिस्ट्री नहीं हो रहा था, इसीलिए आपका आज हिस्ट्री होगा, है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे यानी कल, तो कल हम लोग को क्या होगा कि सुबह में 9 AM से हिस्ट्री ही होगा और शाम में पॉलिटी, जो जैसा आपका रूटीन है अगर, है ना। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो मौर्योत्तर काल को हम लोग स्टार्ट कर दिया था, यानी मौर्य काल के बाद के काल को हम लोग मौर्योत्तर काल कहते हैं ना। एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देते हैं पिछले क्लास में। तो आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि जब किसी क्षेत्र का राजा या शासक अयोग मिल जाए, या फिर कह सकते हैं कुशल ना हो, है ना, राजा में कुशलता ना हो, तो वैसे राजा का क्षेत्र छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाता है। कारण जिस क्षेत्र का राजा अयोग होगा तो उसका शासन चलाने का जो पद्धति है, सिस्टम है ना, वो करप्ट या फिर कह सकते हैं सही रूप से चल नहीं पाएगा। तो वहां का जो लोकल एक जो बाहरी आक्रमण होगा, और बाहरी आक्रमण के कारण राजा हार जाएगा। जब उसके बाद नॉलेज है नहीं, यानी आयोग है, तो आयोग राजा कभी जीत सकता है युद्ध को? तो नहीं। तो अब जैसे ही बाहरी आक्रमण होगा तो वो राजा हार जाएगा, और जो क्षेत्र जीतेगा वो दूसरे राजा ने आक्रमण कर ले। इसलिए जो आयोग राजा जब जिस क्षेत्र यानी जिस काल में, अगर आप हिस्ट्री में पढ़िएगा कि आयोग राजा बना, तो आयोग राजा उसका क्षेत्र सबसे पहले वो हारेगा, है ना। तो वही देखा गया मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल कब आया? तो मौर्य 185 ईस्वी पूर्व में। ध्यान रखिएगा, कब? 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ, है ना। कौन था? बृहद्रथ, है ना। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ आयोग राजा था, और इसी आयोग के चलते देखिएगा, आपको पुनः एक बार नक्शा से हम बता देते हैं आपको। है ना, ये आपका इंडिया हो गया, और इधर आपको पता ही है कि पाकिस्तान है, और इधर आपका अफगानिस्तान है, और इधर ईरान का क्षेत्र। ये पूरा किसके मौर्य काल में सब किसका क्षेत्र आ गया था? तो एक राजा का, वो मगध का राजा था, यानी अशोक कह सकते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सब क्षेत्र को जीता था, और अशोक ने कलिंग पर जीता था। तो जब इसका शासन है बृहद्रथ का, तो इस क्षेत्र में किसका आक्रमण हो गया? यूनानियों का। इस क्षेत्र में देखिए, दक्षिण के क्षेत्र में आक्रमण हो गया किसका? सातवाहन का। और बाकी इधर देख लिया उड़ीसा के क्षेत्र में चेदी वंश का। और बाकी यानी कि बृहद्रथ का थोड़ा सा ही क्षेत्र बचा, यानी इतने क्षेत्र में बृहद्रथ राजा बना। बताइए, पूरे क्षेत्र का राजा, इतने क्षेत्र का राजा बन गया, है ना। और बाकी जो क्षेत्र इधर छोटे छोटे देख रहे हैं, सभी छोटे छोटे क्षेत्र में छोटे छोटे राजा ने आक्रमण करके जीतकर राजा बन गया। तो इसके अयोग्यता के कारण, है ना, मौर्य वंश का पतन हुआ। कई बार प्रश्न आया कि मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ? तो खैर चलिए, मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ? तो आपको पता होगा, मौर्य वंश का अयोग राजा के कारण मौर्य वंश का पतन हुआ। तो इसका हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग, है ना। देखिए, इसकी हत्या किस लिए की? बताइए, राजा अयोग है, इतने क्षेत्र था, और इतना क्षेत्र जीत कर एक मतलब छोटा क्षेत्र का राजा बन गया। तो इसीलिए जो इसका जनता था ये काफी नाखुश था, है ना। बताइए, अगर आप आज ही अगर मोदी जी दूसरे देश अटैक करें और हम लोग हार जाएं, जब जब लड़ाई हो तो हार जाएं, तो कहा हम भारत का देश खुश रहेगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ का जनता था काफी नाराज था। तो इसी को देखते हुए पुष्यमित्र शुंग ने एक निर्णय लिया कि इसकी हत्या कर देंगे, और इसकी हत्या कर हम, है ना, अगले यानी मगध का राजा हम स्वयं बनेंगे। कौन किया विचार किया? पुष्यमित्र शुंग। और एक दिन जहां सैनिकों का परेड होता है, उस मैदान में सैनिकों के सामने पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को गला काट दिया, यानी तलवार निकालकर गला काट दिया। और उसी दिन मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया। किस वंश की? शुंग वंश। शुंग वंश, है ना। यानी शुंग वंश की स्थापना कब हुआ? तो 185 ईस्वी पूर्व में किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा
बृहदत्त की हत्या कर कर, है ना। तो आज हम लोग पूर्ण रूप से किसका अध्ययन करेंगे, तो मौर्य शुंग वंश का स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले हम लोग देखेंगे संस्थापक। तो संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, है ना। पुष्यमित्र संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। देखिएगा पुष्यमित्र शुंग है ना, जो ब्राह्मण जाति था, यानी किस वर्ग से था, ब्राह्मण। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म से मानने वाला था, तो ब्राह्मण धर्म था। तो इसके पहले आपको जब मौर्य काल में पढ़ा है तो आपका है ना बिंदुसार देख लीजिए, सॉरी ये आपका देख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, तो जैन धर्म को माना। उसके बाद आया बिंदुसार, तो आजीवक संप्रदाय को माना। उसके बाद जब अशोक का शासन आया तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, है ना। तो बौद्ध धर्म अपनाया, तो चलिए, तो अशोक ने किस धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को। तो यानी कि बहुत से अलग अलग, क्या इस काल में ब्राह्मण धर्म का उत्थान नहीं, आपका मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म का उतना क्रेज नहीं था, एक तरह से कह सकते हैं ब्राह्मण धर्म का विस्तार नहीं हुआ, है ना, इस काल में। जब राजा बना कौन, शुंग वंश, तो ये ब्राह्मण था। तो बताइए जब ब्राह्मण है तो इस काल में ब्राह्मण का उत्थान होगा कि नहीं, यानी हिंदू धर्म का उत्थान होगा। तो है ना, तो पुनः एक बार ब्राह्मण धर्म कब शुरू हुआ था, तो वैदिक काल में, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म का क्रेज काफी अच्छा था। लेकिन जैसे ही आया महाजनपद, फिर तो महाजनपद काल में देखिएगा जैन धर्म बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, यानी आगमन हुआ। उसके बाद जब मौर्य काल आया तो उसमें भी ब्राह्मण धर्म का क्रेज घट गया। और पहली बार जब शुंग वंश यानी शुंग वंश का शासन आया तो ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान हुआ, यानी पुनः विकास हो। जैसे देख लीजिए जिस क्षेत्र का राजा एक धर्म उसी किसी धर्म को मानेगा तो उसके क्षेत्र का प्रजा भी उसी धर्म को मानेगा। तो जब मान लीजिए कि मोदी जी हिंदू धर्म को, आपको पता हो कि हिंदू मुस्लिम हमेशा करते रहते हैं, खैर अलग बात है, वो उनका मैटर है, क्या रिलेशन करना चाहते नहीं अलग बात है। तो मान लीजिए कि जिस क्षेत्र का राजा क्या हो, जिस क्षेत्र का राजा जो भी धर्म मानने वाला हो, तो वो अपने जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, सभी को क्या कहेगा कि इस धर्म को अपनाएं। और सभी अधिकारियों को निर्देश देगा कि जितने भी प्रजा हैं सभी को हमारा धर्म जो हम मान रहे हैं वो अपनाने का कहो। तो इसलिए मान के चलिएगा कि जिस राजा जौन सा धर्म अपनाएगा उसका उस समय में, उस काल में उस धर्म का उत्थान हुआ। जैसे आपका शुंग वंश के राजा कौन, पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मण था तो इसमें ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ ना। उसके बाद देखिएगा इसी काल में देखिएगा ब्राह्मण, जैसे इधर आप कौन है, यूनानियों ने, यानी जब पुष्यमित्र शुंग राजा बना तो कुछ दिन के बाद यूनानियों ने आक्रमण कर दिया, कहाँ, मगध पर आक्रमण कर दिया। कौन, यूनानियों ने आक्रमण कर दिया। और इसी आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने इसको विफल कर दिया, यानी आक्रमण करने से विफल कर दिया। और इसी के उपलक्ष्य में, यानी किसी के खुशी में पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। क्या किया, अश्वमेध यज्ञ। कई बार प्रश्न आया कि अश्वमेध यज्ञ, है ना, यानी कि अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने किसके उपलक्ष्य में किया, तो यूनानियों को आक्रमण के हराने के उपलक्ष्य में एक तरह से थे। और इसके पुरोहित यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ किया उसका पुरोहित कौन था, तो पतंजलि। कौन था, पतंजलि। ये पतंजलि कौन, योग दर्शन वाले पतंजलि नहीं है, किस काल के पतंजलि है, तो शुंग यानी शुंग वंश के पतंजलि है, शुंग काल के पतंजलि, ध्यान रखिएगा। तो और इसी पतंजलि ने अष्टाध्यायी पाणिनि का पुस्तक कौन है, अष्टाध्यायी, इसी पर एक महाभाष्य किया। महाभाष्य मतलब क्या क्या भाषण दिया, किसने भाषण दिया, तो पतंजलि ने ही पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक पर क्या किया, इस काल में महाभाष्य दिया, मतलब भाषण दिया, लंबा भाषण दिया। तो ये आपका हो गया। देखिए फिर पुष्यमित्र शुंग ने अपने 2 जगह राजधानी बनाया, कहाँ कहाँ, जो पहले से चल रहा था, आ रहा था, कहाँ, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को रहने दिया, पाटलिपुत्र। और दूसरा राजधानी बनाया विदिशा कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में बनता है ना। यानी पुष्यमित्र शुंग ने अपने 2 जगह राजधानी बनाए, पहले से चल रहा था कौन, पाटलिपुत्र, और दूसरा हो गया विदिशा। और विदिशा का राज्यपाल किसने बनाया, तो अपने बेटे अग्निमित्र को। राज्यपाल किसने बनाया, अग्निमित्र को, है ना, ध्यान रखिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखेंगे तो बौद्ध ग्रंथ
बौद्ध ग्रंथ दिव्या वेदांग यानी बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ के दिव्या वेदांग में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा कहा जाता है। क्या कहा था? हत्यारा। किस लिए हत्यारा किया कहा जाता है? तो बताइए किस धर्म को मानने वाला था? तो ब्राह्मण धर्म। तो क्या ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था? तो क्या बौद्ध धर्म को जो भी यानी बौद्ध धर्म का प्रचार कौन करेगा? तो बौद्ध भिक्षु करेगा। तो बताइए कि बौद्ध भिक्षु अगर प्रचार जाकर करेगा तो क्या ब्राह्मण धर्म का उत्थान होगा? नहीं। तो इसीलिए पुष्यमित्र शुंग ने जो बौद्ध भिक्षु था, जो प्रचार करता था बौद्ध धर्म को, उसको ही हत्या करवा दिया। इसीलिए बौद्ध ग्रंथ के दिव्या वेदांग में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा कहा जाता। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कमीशन लेवल के एग्जाम में। उसके बाद हम लोग देखेंगे एमपी में, मध्य प्रदेश में दो हम लोग का स्तूप मिला है, एक सांची का स्तूप और एक भरहुत, है ना, स्तूप। सांची के मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप और भरहुत के स्तूप में जिसका निर्माण शुरू किसने किया था? तो अशोक के शासनकाल यानी अशोक ने करवाया था। और इसका अंत यानी पूर्व से बन गया। तो इसका जो खंभा था यानी कि पीला था, कब बना? तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में बना। तो ये आपका पुष्यमित्र शुंग का सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका राजा शुंग वंश का अगला राजा कौन बनेगा? तो इसका बेटा अग्निमित्र, है ना। इसका राजा अगला राजा कौन बनेगा? अग्निमित्र। तो बताइए अग्निमित्र किसका बेटा है? तो पुष्यमित्र शुंग का। उसके बाद देखिए अग्निमित्र कहाँ का राज्यपाल था? अग्निमित्र राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो ये था कहाँ का? देखिए अभी आपको बताएं, विदिशा, है ना, विदिशा का राज्यपाल था। विदिशा का राज्यपाल था। देखिए एक लव स्टोरी एक इम्पोर्टेंट है। क्या स्टोरी है? अग्निमित्र का एक लव स्टोरी काफी फेमस है। एक गरीब लड़की थी, यानी इसी के क्षेत्र की गरीब लड़की थी, मालविका। देखिएगा अग्निमित्र का लव स्टोरी काफी मजबूत है ना, काफी अच्छा, आपको सुनने में मजा भी आएगा। तो अग्निमित्र राजा बनने से पहले यानी अग्निमित्र को एक लड़की से यानी गरीब लड़की से प्यार हो गया। और ये अग्निमित्र काफी छुप छुप के लोगों से मिलता था, यानी कि किससे? अपने जो गर्लफ्रेंड यानी कि कह सकते हैं मालविका से। तो अग्निमित्र और मालविका का काफी प्रेम प्रसंग बढ़ गया। तो इसी को, इस प्रेम प्रसंग को किसने लिखा? तो एक पुस्तक लिखा गया। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए अग्निमित्र और मालविका को दोनों को मिलाकर एक पुस्तक लिखा गया, मालविकाग्निमित्र, यानी दोनों को मिलाकर। देखिए हम मालविका है, अग्निमित्र को मिलाकर इस पुस्तक का निर्माण किया गया। और इस पुस्तक का रचना किसने किया है? तो कालिदास ने, है ना। तो देखिए मालविका कौन है? तो मालविका किसी के क्षेत्र के यानी कि, है ना, क्षेत्र के गरीब लड़की थी। और गरीब लड़की से प्यार हो गया किसको? अग्निमित्र को। तो बताइए क्या शादी हो सकता है? तो ये एक दिन निर्णय लिया कि हम शादी करेंगे। तो इसका चूंकि ये ब्राह्मण धर्म को अपनाने वाला था और लड़की किस धर्म को? शूद्र समाज चाहती थी। तो इस काल में आपको पता होगा कि जब मौर्य काल मरोत्तर काल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें भेदभाव का काफी क्रेज बढ़ चुका था। मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म को लोग खाना तक नहीं खाते थे। हिंदू धर्म के लोग यानी ब्राह्मण समाज के लोग शूद्र समाज के यहाँ भोजन तक नहीं करते थे, ऐसा स्थिति था। और ऐसा स्थिति के कारण बताइए मालविका किस शूद्र समाज से आती थी। तो अग्निमित्र को प्यार हो गया किसके? ये काफी सुंदर स्त्री थी, इसलिए इसको प्यार हो गया। तो सुंदर स्त्री है, तो बताइए जिस घर में लोग भोजन तक नहीं करते थे और उस लड़की से प्यार हो जाए तो क्या उसका, है ना, समाज उसका भाव देगा, यानी कि समाज उसका वैल्यू देगा? नहीं। तो चूंकि एक छोटा मोटा तो था नहीं, राजा का बेटा था कौन? अग्निमित्र। तो इसी के लिए अग्निमित्र चाह रहा था कि किसी प्रकार हम दोनों साथ मिलकर शादी करने। कौन कौन? अग्निमित्र और मालविका। लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण था, तो इस राजा जो इसका राजा था पुष्यमित्र शुंग ने इसको शादी नहीं करनी है। जब इसकी हत्या होगी उसके बाद इसने कौन मालविका और देख लीजिए अग्निमित्र ने दोनों शादी कर लिया। तो ये आपका एक स्टोरी काफी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। देखिए लोग कहते हैं क्या कि पहला जीवन का पहला प्यार का, है ना, कभी भुलाया ना जाते। आजकल जमाने क्या लोग क्या कहते हैं कि जीवन का पहला प्यार भुलाया ना जाता। लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि जीवन का पहला प्यार क्या होता है? तो माता पिता का प्यार होता है। और माता पिता का प्यार को एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के फेर में अपने माता पिता को प्यार को भूल जाते हैं ना। तो इस तरह के आपको सोच है, आपको बरकरार रखना होगा ना। जो जीवन का लोग सच में कहते हैं कि जीवन का पहला प्यार भुलाया नहीं जाता है, फिर भी लोग भुला जाते हैं, माता पिता को भुला जाता है ना। देखिए अगर आपको जीवन में अगर सफल बनना है ना, तो दो चीज से आपको
एकदम साथ में रखिएगा। क्या होगा कि अगर अगर अभी आपके वक्त है यानी 18 से लेकर 26 साल के बच्चों को है ना, जनरली क्या होता है, अट्रैक्टिव जीवन होता, और उस अट्रैक्शन में लोग एक दूसरे का बाढ़, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं 18 से लेकर है ना, शुरू होता 16 से ही, लेकिन जनरली माना था कि 18 से लेकर 26-27 तक लोग बाढ़ यानी प्यार का बाढ़ फैलता है, जो ज्यादा अट्रैक्शन होगा। और इसी को जो कंट्रोल कर लिया, अगर जो कंट्रोल कर लिया वो इंसान बन जाता है, और जो कंट्रोल नहीं कर पाया वो प्यार की दुनिया में भुलाकर है ना, एक दिन उसका तलाक होता ही होता है। ऐसा नहीं कि आज प्यार कर लिए तो 1 से 2 साल के बाद आपका तलाक हो। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, और आप सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि प्लीज अभी आपके साथ वक्त है, अभी आप अपने करियर को बना लीजिए। जब आपका करियर बन जाएगा उसके बाद अपने करियर का है ना, अपने प्यार को भी वक्त दीजिए। ऐसा नहीं कि आप प्यार नहीं कीजिए, अब जब करियर बन जाए तो प्यार कर लीजिए, है ना। आज आप देखेंगे कि लोग जमाने, आज भी लड़का हो या लड़की, हर लोग उसी के साथ रहना पसंद करता है जिसका भविष्य अच्छा हो, यानी जो भविष्य में कुछ कर पा रहा हो। ऐसा नहीं कि केवल आप नौकरी ही, जैसे बिजनेस देख लीजिए, अलग अलग तरह से देख सकते हैं ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लोग आजकल जमाने, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसी के साथ रहना पसंद करता है या करती है जिसका भविष्य सुनहरा हो, यानी अच्छा हो, है ना। तो खैर ध्यान अलग हो गया। तो हम लोग अग्निमित्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस अगला राजा शुंग वंश का कौन बना, भागवत या इसी को कहीं कहीं मिलेगा भागभद्र, है ना। तो 3-4 चीज इसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, एक हिंद यवन के राजा है कौन, हेलियोडोरस, सॉरी एंटियालकिड्स, एंटियालकिड्स। एक राजा है कौन, एंटियालकिड्स। एक राजा है कौन, एंटियालकिड्स। हिंद यवन का राजा है एंटियालकिड्स। इनके एक राजदूत है क्या, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। एक राजा है हिंद यवन का राजा है कौन, एंटियालकिड्स ने अपने दरबार यानी राजदूत हेलियोडोरस को भागवत के दरबार में भेजा, है ना। किसके दरबार में भेजा, तो हिंद यवन के राजा एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भागवत के दरबार में भेजा। और ये जो दरबार में, किसके दरबार में, भागवत के दरबार में। तो इस किस धर्म को मानने वाला था, तो ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म को। तो जैसे ही भारत में आया हेलियोडोरस, तो इसको जैसे ही देखा कि हिंदू धर्म के लोग बहुत देवी देवता को मान रहे हैं, है ना, इनके यहाँ काफी जीवन शैली अच्छा है, तो इसी को प्रभावित नहीं, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म को देखकर प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने ब्राह्मण धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया, ब्राह्मण धर्म को अपनाया। और ब्राह्मण धर्म को अपनाने के बाद विदिशा में क्या किया, विदिशा के वेशनगर में गरुड़ ध्वज स्थापित किया, गरुड़ ध्वज। देखिएगा, को राजा भागवत के 3-4 चीज काफी आपको इंपॉर्टेंट हो। पहला, हेलियोडोरस के हिंद यवन के राजा एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत के दरबार में आया। भागवत ने सबसे पहले क्या किया, हेलियोडोरस बौद्ध धर्म से, यानी सॉरी आपका ब्राह्मण धर्म से प्रभावित होकर इस धर्म को अपनाया। उसके बाद जब ब्राह्मण धर्म को अपना लिया कौन, हेलियोडोरस, तो इसने अपने यादगार को आगे, है ना, अपने इस ब्राह्मण धर्म को, है ना, अपनाया। इसकी यादगार को आगे बढ़ाने के लिए इसने विदिशा में, यानी मध्य प्रदेश में विदिशा के वेशनगर में गरुड़ ध्वज मतलब एक झंडा पर, उस झंडे में गरुड़ का चित्र बनाया गया, और इसी के लिए है ना वेशनगर में बनाया। तो इस बताइए गरुड़ ध्वज किसके, गरुड़ यानी गरुड़ पक्षी किसके संबंध है, तो विष्णु के संबंध है। इस काल में 2 भगवान है ईश्वर काफी प्रचलित है, एक पहला शिव महादेव और दूसरा विष्णु। और इसमें आपको पता होगा कि जो जितने भी देवी देवता थे, यानी एक दूसरे से काफी लड़ाई चलता था। वो चाहते थे कि हम आगे हैं और ये चाहते थे हम आगे। लेकिन आज के हम लोग क्या दौर है कि हम लोग के दिमाग में इस तरह से सॉफ्टवेयर चढ़ा दिया गया है कि जैसे हम लोग रामायण देखे हैं, तो रामायण में हम लोग पता, जैसे राम जी कुछ जीते तो उधर से हर एक भगवान ने ब्रह्मा या फिर शिव देख लें तो ऊपर से पुष्प के वर्षा किए। मतलब ये कहने का सेंस है कि आज के हम लोग सॉफ्टवेयर चढ़ा दिया गया है कि सभी भगवान एक हैं, लेकिन पहले वैसा नहीं था। पहले था कि सभी भगवान यानी जो महादेव थे वो चाहते थे कि हम आगे हैं, विष्णु चाहते थे कि हम आगे हैं, ना, सभी धर्म लोग थे। उसके बाद ये आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे शुंग वंश के अंतिम राजा है कौन, देवभूति, है ना। ये देवभूति कौन है, तो शुंग वंश के अंतिम राजा। और इसकी हत्या कौन करेगा, तो वासुदेव कण्व, यानी कि देवभूति की हत्या इसके सेनापति
वासुदेव कर्ण ने हत्या कर देगा, है ना। और इसका यानी कि साम्राज्य पर किसका, उसके बाद अगला राजा कौन बनेगा, तो वासुदेव कर्ण बनेगा। और इसने कौन वंश का स्थापना करेगा, तो कर्ण, यानी कर्ण वंश का स्थापना करेगा। तो कर्ण डायनेस्टी हम लोग सुबह मिलेंगे 9 बजे से मिलेंगे ना, तो कर्ण डायनेस्टी भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समाप्त करेंगे। तो ये आपका था शुंग वंश का जितना सेक्शन था कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका टेलीग्राम पर हमको पीडीएफ अटैच कर देंगे, तो वहां से आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर इसको पीडीएफ को निकलवा लीजिए। कोशिश ये कीजिएगा कि पीडीएफ को निकलवा लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। जब तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।